जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 30 सितंबर 2025 और हर रोज़ की बात आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और जानते हैं एक एक आर्टिकल को MCQs के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज के सेशन में हम लोग किन किन मुख्य बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हैं। ECI ने चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब वोटर लिस्ट में बदलाव कैसे होंगे और किस नए सिस्टम से होंगे, इसकी जानकारी हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में किस देश ने जीता 7वां खिताब, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 62,370 करोड़ का डिफेंस डील आखिर किस कंपनी ने मारी बाजी, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। SCO युवा लेखक सम्मेलन का मंच बना बड़ी बहस का गवाह, आखिर समापन इसका कहाँ पे हुआ। दिल्ली में हुई वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास और कौन जीता गोल्ड, इसकी भी चर्चा हम लोग आज के सेशन में करेंगे। किस राज्य सरकार ने एक साथ 3 साल सबसे बड़े कला सम्मान की घोषणा करके सबको चौंका दिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कलाई मामनी पुरस्कारों की घोषणा जो है किस राज्य सरकार ने की है। हाल ही में कलाई मामनी पुरस्कारों की घोषणा जो है किस राज्य सरकार ने की है, तो इसको याद रखिए, तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कलाई मामनी तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक कला सम्मान है जो साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक आदि में उत्कृष्ट योगदान पर जो है दिया जाता है। यह सम्मान तमिलनाडु ELISAI नाटक मंडरम के द्वारा दिया जाता है, जो राज्य की कला एवं सांस्कृतिक निदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2021-23 के विजेताओं की सूची जो है सितंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार ने जारी किया, जिससे कई वर्षों की देरी एक साथ पूरी हो गई। पुरस्कार समारोह जो है चेन्नई में रखा गया है और इन्हें मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा प्रदान किया जाना तय है। कलाई मामनी विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र ढाल जैसी उपाधियां दी जाती है। श्रेणियों के अनुसार विवरण भिन्न हो सकता है। इसी मंच पर 3 अखिल भारतीय राज्य सम्मान जैसे कि भरथियार, MS सुब्बुलक्ष्मी और बाला सरस्वती भी घोषित या प्रदान किए जाते हैं। हाल ही के रुझान में एक साथ कई वर्षों की सूचियां जारी करना जैसे कि 2021-23 देखने को मिला है, जिससे अधिक कलाकारों को समाहित किया जा सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो शैलेश कुमार ने न्यू दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। शैलेश कुमार ने न्यू दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता है, तो इसको याद रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। शैलेश जो है इन्होंने पुरुष हाई जंप T63 में 1.91 मीटर कूद के साथ गोल्ड जीता और नया एशियाई व चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। यह चैंपियनशिप जो है 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हो रही है और पहली बार भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। आधिकारिक पुष्टि जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन .org यानी कि इसकी डे 1 सूची और Olympic.com की रिपोर्ट से हुई। T63 वर्ग में वे एथलीट होते हैं जिनका एक पैर घुटने के ऊपर से कटा हो और वे प्रोस्थेसिस के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। फाइनल में शैलेश 1.94 मीटर का प्रयास भी करने गए, जबकि अमेरिका के एजरा फ्रेज को सिल्वर और भारत के वरुण सिंह भाटी को ब्रॉन्ज मिला। 2023 पेरिस वर्ल्ड में सिल्वर, 2023 एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड और पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में चौथा स्थान जो है ये पिछले रुझान की बात करें तो रहा है। मेजबान भारत ने ओपनिंग डे पर हर रंग का एक एक पदक हासिल किया, जिससे मजबूत शुरुआत दिखी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन जो है कहाँ पे संपन्न हुआ। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन जो है कहाँ पे जो है संपन्न हुआ, तो इसको याद रखिएगा, ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यह सम्मेलन जो है 25 से 26 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होकर वहीं समाप्त हुआ।
इसका थीम क्या रहा? तो डिजिटल युग में रचनात्मक क्षेत्रों की गतिशीलता। इसका थीम क्या रहा? डिजिटल युग में रचनात्मक क्षेत्रों की गतिशीलता। आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। क्रियान्वयन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने संभाला। उद्घाटन जो है राज्य विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया। एससीओ सचिवालय की सलाहकार मिनारा रखानोवा और भारत की एससीओ समन्वयक आलोक ए दिमरी जो है मौजूद रहे वहाँ पे। दो दिनों में जो है लेखन, प्रकाशन, सिनेमा, संगीत, कला, संस्कृति, रेडियो, टेलीविज़न जैसे विषयों पर डिजिटलाइजेशन के प्रभाव, बौद्धिक संपदा संरक्षण और डिजिटल डिवाइड पर चर्चा हुई। पहला एससीओ युवा लेखक सम्मेलन 2023 में भी नई दिल्ली में हुआ था। अब यह द्विवार्षिक स्वरूप में जारी है। एससीओ सदस्य देशों के युवा लेखकों, शोधकर्ताओं ने सांस्कृतिक, कूटनीति और सहयोगी परियोजनाओं पर जोर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लोगों के संबंध मजबूत हुए। समापन सत्र में पुस्तकों और परंपरा को तकनीक के साथ संतुलित रखने पर बल देकर सम्मेलन सफलतापूर्वक नई दिल्ली में जो है संपन्न हुआ। आज का अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए किसके साथ 62,370 करोड़ का समझौता किया? रक्षा मंत्रालय जो है इसने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए किसके साथ 62,370 करोड़ रुपए का जो है समझौता किया है? तो इसको याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किसके साथ में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में ये समझौता हुआ है। तेजस MK-1A भारत में बना लाइट कॉम्बैट जेट है, जिसे हॉल ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडीए या DRDO के साथ मिलकर के भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। यह सौदा 22 श्रेणी में हुआ, यानी कि इंडियन IDDM श्रेणी में हुआ, जिसमें 97 जेट में 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर शामिल है। डिलीवरी 2027-28 के 6 साल में होगी, 27-28 से लेकर के 6 सालों तक में होगी। आधिकारिक सूचना रक्षा मंत्रालय PIB की प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जारी हुई है। नए ऑर्डर में जो है स्वदेशी कंटेंट 64% से और 67 नई आइटम शामिल। इसमें उत्तम AESA रडार और स्वयं रक्षा कवच EW सूट जैसे अपग्रेड होंगे। 2021 में 83 MK-1A का ऑर्डर हुआ था। नए 97 के साथ कुल 180 MK-1A तय हो गए। उद्योग प्रभाव की बात करें तो 100 से अधिक भारतीय कंपनियां जो है सप्लाई चेन में जुड़ेंगी और हजारों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। जुलाई 2025 का 2000 करोड़ का MODBL समझौता थल सेना के एयर डिफेंस रडार के लिए था, जो तेजस से अलग है। इंजन रिपोर्ट के लिए जो है G404 इंजनों का अतिरिक्त $1 बिलियन का सौदा भी अंतिम चरण में बताया गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का 7वां खिताब किसने जीता है? हाल ही में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का 7वां खिताब जो है किसने जीता है? तो इसको याद रखिएगा, भारत ने जीता है। सैफ अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की अंडर 17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसका संचालन सैफ करता है। 2025 टूर्नामेंट 15 से 27 सितंबर को कोलंबो के रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में जो है भारत ने बांग्लादेश को 2-2 के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया। मैच रिपोर्ट जो है AIFF और सार्वजनिक प्रसारण ने जारी किया। भारत के लिए दल्ला मुअन गंगटे और अल्जान शाह ने गोल किए। पेनल्टी में ब्लू कोल्ट्स ने दबाव में संयम दिखाया। यह भारत का सैफ अंडर 17 7वां खिताब है और खिताब रक्षा करते हुए लगातार जीत दर्ज की गई। सैफ युवा फुटबॉल में भारत का दबदबा है। कुल पुरुष सैफ युवा स्तर खिताबों की संख्या 11 तक पहुंची। क्षेत्रीय रुझान में बांग्लादेश और नेपाल भी मजबूत दावेदार रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो किस संस्था ने इसी नेट पोर्टल पर ई-साइन सुविधा शुरू की है? किस संस्था ने ECI नेट पोर्टल पर जो है ई-साइन हस्ताक्षर सुविधा शुरू की है? तो इसको याद रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने।
ई साइन क्या है? तो यह ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर सेवा है जिसमें आधार लिंक मोबाइल OTP से पहचान सत्यापित करके दस्तावेज पर कानूनी मान्य हस्ताक्षर किए गए हैं। ECI नेट पोर्टल या ऐप पर नए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 या डिलीशन ऑब्जेक्शन फॉर्म 7 और करेक्शन फॉर्म 8 अब ई साइन पूरा करने के बाद ही स्वीकार होंगे। आवेदन भरने के बाद यूजर जो है CDAC के सुरक्षित ई साइन पेज पर रीडायरेक्ट होता है, आधार नंबर डालकर OTP से ऑथेंटिकेट करता है और सहमति देने पर ECI नेट पर वापस आकर के फॉर्म सबमिट करता है। किसने शुरू किया यह? तो यह फीचर भारतीय निर्वाचन आयोग ने ECI नेट प्लेटफॉर्म पर रोल आउट किया, जिससे मतदाता सूची में बदलावों का ट्रैक और वैधता मजबूत हुई। क्यों जरूरी है यह? तो पहले केवल ईपिक और मोबाइल से फॉर्म जमा हो जाते थे, जिससे फर्जी डिलीशन एंट्री की शिकायतें आई। ई साइन से ID मिसयूज पर जो है रोक लगेगी। ECI नेट क्या है? तो ECI जो है इसका एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो 40 से अधिक ऐप्स या सेवाओं को समाहित करके चुनावी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करें तो सिंगापुर का साइन विथ साइन पास भी सरकारी लेन देन में ई हस्ताक्षर से सुविधा और सुरक्षा बढ़ाता है, यानी कि ऐसी डिजिटल साइनिंग दुनिया में स्वीकार्य प्रथा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न, आज के सभी न्यूज़ और आर्टिकल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और प्रश्नों के माध्यम से जो भी चीज़ें मैंने बताई वो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।